Hello student, welcome to my channel. Today we will discuss the different types of clauses. Clauses क्या चीज़ होती हैं, किस किस्म के sentences को कहा जाता है और उनकी कितनी types हैं. यहाँ पे हम दो types को discuss करेंगे, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस को. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लॉज होती क्या चीज़ है. क्लॉज ऐसा स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट होता है जो कम्प्लीटली एक्सप्रेस कर दे अपनी थॉट को, अपनी इंफॉर्मेशन को, और आप पूरे सेंटेंस को पढ़ के आप अंदाज़ा लगा लें कि वो क्या कहना चाह रहा है. ठीक है. इसी तरह उसका स्ट्रक्चर के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को होना ज़रूरी है. ठीक है. इसी तरह हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को. इंडिपेंडेंट वो क्लॉज होती है जब आप उसको रीड आउट करें तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है कि जो अपने ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स के थ्रू जो है एक पूरा मायने रखता है, एक पूरी थॉट रखता है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा होता है. आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए मज़ीद किसी और सेंटेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, मज़ीद फर्दर किसी क्लॉज की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसमें आप सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन करते हैं और इस तरह अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपने रीडर को प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि वेयर इज़ योर सिस्टर. अब यहाँ हमें पता चल रहा है कि सिस्टर के बारे में वो डिस्कस कर रहा है. सेकेंड सेंटेंसेस को दे डांस अंडर द रेन. अब डांस कर रहे अंडर द रेन, अगर सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो हमें अंदाज़ा हो रहा है कि वो किसके मुतालिक बात कर रहे हैं. इसी तरह जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है वो क्वाइट डिफरेंट होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज से. जैसे कि नाम से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि डिपेंड कर रही है अगले सेंटेंसेस पर या फिर फर्दर जो एक्सप्लेनेशन पर. अब ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों पर मुश्तमिल हो लेकिन वो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट थॉट नहीं प्रोवाइड कर रहा. रीज़न क्या है? इट इज़ नॉट अ कंप्लीट थॉट. डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन एज अ सेंटेंस. आप अकेले उस सेंटेंस को लेकर आप उसके मायने को अखज़ नहीं कर सकते, उसको डिराइव नहीं कर सकते, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते जब तक कि फर्दर क्लोज एक और सेंटेंस इस सेंटेंस के साथ एक और सेंटेंस को, चाहे कंजंक्शन हो और इफ़ का इस्तेमाल करके आप उसको, या बिकॉज का इस्तेमाल करके आप उसको एक्सप्लेन ना करें. यहाँ पे एक सेंटेंस है जैसे कि व्हेन वी अराइव्ड इन द क्लास. अब हमें नहीं पता ये इवेंट कब अकर हुआ, सुबह के वक्त वो क्लास में अराइव हुआ, शाम के वक्त दोपहर, तो ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है. सो इट डजंट स्टैंड ऑन इट्स ओन. इसी तरह बिकॉज आई वॉक अप लेट दिस मॉर्निंग. अब हमें ये नहीं बता रहा क्या हुआ है, किस वजह से वो लेट उठा है, क्या रीजनिंग थी. सो हम कन्फ्यूजन का शिकार हैं इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद. इसी तरह इफ़ माई नेबर डज नॉट पे हिज रेंट ऑन टाइम. अब ये नहीं क्या हुआ उस बंदे के साथ जब उसने अपनी जो लैंड लेडी थी उसको जो था रेंट पे नहीं किया, तो उसके साथ फर्दर क्या हुआ. मतलब ये कि क्या फर्दर हमें इंफॉर्मेशन नहीं है सेंटेंस के साथ. सो इट्स ए इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन. तो ज़रूरी है कि हम इसे मज़ीद एलेबरेट करने के लिए, मज़ीद एक्सप्लेन करने के, एक और सेंटेंस को एक और सेंटेंस को इसके साथ जोड़ें और जोड़ने के बाद इसको एक्सप्लेन करें. यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉजेस की हम मुख्तलिफ टाइप्स को पढ़ेंगे. इसमें एडवर्बियल क्लॉज आते हैं, नाउन क्लॉज आता है, रिलेटिव क्लॉज आता है और पार्टिसिपल क्लॉज है, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. एडवर्ब क्लॉज, आपको पता है कि एडवर्ब नॉर्मली पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक ऐसा पार्ट है जिससे आप जो नाउन को स्पेसिफाई कर रहा होता है, समटाइम आपके एडजेक्टिव को भी एक्सप्लेन कर रहा होता है. ठीक है. सो अ क्लॉज दैट फंक्शन एज अ एडवर्ब. यहाँ पे जो क्लॉज वर्कआउट करेगी, जो जोड़ी जाएगी उसके साथ, वो एज अ एडवर्ब के तौर पे वर्कआउट करेगी एक सेंटेंस के साथ, क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लॉज है, दूसरी क्लॉज पे डिपेंड करेगी. देन टेल वाई, वेयर, व्हेन और व्हाट हैपन्स इन अ सेंटेंस. और हमें ज़्यादातर हमें ये इन्फॉर्मेशन देगी क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह इस सेंटेंस में पूरी इन्फॉर्मेशन हमें इस एडवर्बियल क्लॉज के थ्रू मिलेगी. दे आर फ्रीक्वेंटली मूवेबल विद इन सेंटेंस. अब ये भी हो सकता है हम इसे आगे पीछे कर सकते हैं. दो सेंटेंसेस को अब जोड़ रहे हैं. इंडिपेंडेंट क्लॉज तो एक ही सेंटेंस से आपको इन्फॉर्मेशन, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज में दो सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है. लेकिन बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि हम इसकी पोजीशन एंड वाली जो है बिकॉज के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो बिकॉज को हम स्टार्ट में ले हैं और जो स्टार्ट वाला सेंटेंस है वो एंड पे ले हैं. यहाँ पे देखें, व्हेन द टाइमर रिंग्स वी नो द केक इज़ डन. ठीक है. अब ये हमें पता चला कि व्हेन एडवर्ब के तौर पर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है कि जब, अब हम इसको इसकी मूवेबल पोजीशन का जो रूल है उसको अडॉप्ट करते हुए इसको आगे कर देते हैं, बैक वाले को, और फ्रंट वाले को बैक में कर देते हैं. वी नो द केक इज़ डन व्हेन द टाइमर रिंग्स. फिर भी हमें इंफॉर्मेशन जो एडवर्बियल क्लॉज जो है वो प्रोवाइड कर रहा है. अब यहाँ पे मुख्तलिफ एडवर्बियल क्लॉज हैं जो कि डिपेंडेंट क्लॉजेस के अंदर इस्तेमाल होती हैं, जिसमें वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट, वाई,
ये वो कंडीशंस हैं जब आप जो है एडवर्बियल क्लोज को अप्लाई करते हैं। जैसे प्लेस का है तो वेयर देयर आर द कंप्यूटर देयर इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे वेयर का इस्तेमाल हमें ये बता रहा है कि इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है प्लेस अबाउट। इसी तरह आफ्टर द फ्रूट इज़ हार्वेस्ट इट इज़ सोल्ड एट द मार्केट, ठीक है, मार्केट। तो अब ये क्या है, व्हेन आफ्टर द, जब जो फ्रूट है जब वो पक जाएगा, उसकी फसल तैयार हो जाएगी तो तभी उसे मार्केट भेजा जाएगा। व्हेन टाइमिंग हमें बता रहे। इसी तरीके से पर्पस भी सम टाइम बता रहा होता है। व्हाट वाज द रीज़न फॉर डूइंग दिस, शी टुक अ कंप्यूटर कोर्स। अब एक बंदी है वो कंप्यूटर ले लेती है, यहाँ पे वो जो डिपेंडेंट क्लोज एक्सप्लेन कर रही है, शी कुडेंट गेट अ बेटर जॉब। क्यों उसने रखा वो सब्जेक्ट, क्यों रखा कंप्यूटर कोर्स, क्यों रखा, क्योंकि उसे एक अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। पर्पस क्या था उस कंप्यूटर कोर्स को रखने का। इसी तरह कंसेशन एक्सपेक्ट किया, ऑल्दो जो है एक ऐसा ही एडवर्बियल क्लोज है ये, बिकॉज आफ्टर, सो दैट, ऑल्दो, ये सारे के सारे एडवर्बियल क्लोज होते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि इस्तेमाल होते हैं डिपेंडेंट क्लोज के अंदर। ऑल्दो जे हैज़ अ मास्टर डिग्री ही वर्क एज अ स्टोर क्लर्क। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह हम एडवर्बियल क्लोजेस को देखते हैं कि फर्दर जब हम इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो सम टाइम हम इसे सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि कंजंक्शंस क्या चीज़ होती हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, जो कि दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ती हैं, जैसे बिकॉज है, ठीक है। तो इससे आप दो सेंटेंस को जिसमें कोज और फैक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज का इस्तेमाल कर लेते हैं कंजंक्शंस में, और इसी तरह नाउ, दैट और सिंस के इंडिकेट द रीज़न, मीन, और हमें बता रहा होता है, रीजनिंग बता रहा है, बिकॉज समटाइम नाउ, दैट और सिंस का इस्तेमाल। इसी तरीके से समटाइम वो टाइम के तौर पर भी एज अ सब ऑर्डिनेट के तौर पर इस्तेमाल होता है, जैसा कि हर फादर डाइड व्हेन शी वॉज यंग। अब व्हेन का इस्तेमाल किया टाइमिंग के लिए, ठीक है, एज अ सब जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर, और हमें एक डिपेंडेंट क्लॉज जो दो सेंटेंसेस को जोड़कर बनाएगी उसको फर्दर एक्सप्लेन करता है, एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, एक कंप्लीट थॉट हमें प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से मुख्तलिफ जो टाइम के हवाले से कंजंक्शन, जो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन जो एडवर्बियल क्लॉज में इस्तेमाल होती हैं, उसको इसने कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, जिसमें आफ्टर, बिफोर, व्हेन, व्हाइल, एज सून एज, सिंस, अनटिल, बाय द टाइम, वंस, व्हेनेवर, एवरी टाइम, द फर्स्ट टाइम, द लास्ट टाइम, द नेक्स्ट टाइम। ये सारे के सारे टाइमिंग के हवाले से सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ती हैं और एडवर्बियल क्लॉज को डेवलप करती हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें उसने इस्तेमाल किया है कि किस तरह काइंड ऑफ क्लॉज को पहले कंट्रास्टिंग, डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, कंडीशन के तौर पे जब कंडीशन आती है तब हम जो है एडवर्बियल क्लॉज को इस्तेमाल करते हैं। और कॉमन कंजंक्शंस कौन सी इस्तेमाल होती है, इवन दो, ऑल्दो, दो, व्हाइल, वेयर एज, इफ, अनलेस, ओनली, वेदर और नॉट, इन केस, इन द इवेंट दैट। ये सारी के सारी कॉमन कंजंक्शंस हैं। फिर आगे उसके फंक्शंस बताएं किन किन जगहों पे और किस सिचुएशन में वो इस्तेमाल होती है। यहाँ पे उसने कुछ एग्जांपल्स भी प्रोवाइड किए हैं, जैसे इवन दो के लिए इस्तेमाल किया, इवन दो आई वाज नॉट टायर्ड आई वेंट टू द बेड, मैरी इज रिच व्हाइल जॉन इज पुअर, मैरी इज रिच एंड व्हाइल जॉन इज पुअर। तो सो व्हाइल टाइमिंग जो है ना, टाइमिंग के अंदर जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था व्हेन, वेयर वगैरह बताते हैं। इसी तरह कंट्रास्ट, जब दो चीज़ों का कंट्रास्ट किया जाता है, ठीक है, जैसे कि उसने पहले किया इवन दो आई वाज नॉट टायर्ड आई वेंट टू द बेड, तो तब उसने इवन दो का इस्तेमाल किया। यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रास्ट कर रहा है दो लोगों का, मैरी का और जॉन का, दोनों पुअर हैं, उनके लिए वाइल जो है ना वो इस्तेमाल की है, ठीक है। इसी तरीके से फर्दर उसने एक्सप्लेन किया है कि जब आपने एक्सप्रेस द आइडिया दैट नाइदर दिस कंडीशन नॉर दैट कंडीशन मैटर्स, जैसे कि अब एग्जांपल उसने दिया, आई एम गोइंग टू स्विमिंग टुमारो वेदर नॉट इट्स कोल्ड, कि कंडीशन वो दे रहा है कि चाहे गर्मी हो सर्दी हो मैंने तो कल जाना ही जाना है, ठीक है। तो ये वो केसेस हैं जिसमें इस्तेमाल होती है। इसी तरह एक लास्ट सेंटेंस है, इन द इवेंट, इन द इवन दैट यू शुड नीड टू रीच मी आई विल बी एट माई हाउस। क्यों इन द इवन दैट कब इस्तेमाल होगा, जब एक्सप्रेस किया जाएगा आइडिया को, समथिंग प्रोबेबली वुड नॉट हैपन, मोस्ट जो आप कह सकते हैं एक्सपेक्टिंग जो टाइम है वो ये कि समथिंग हैपन विल नेवर हैपन लाइक दैट। जब हमें कन्फ्यूजन हो, हमें इस बात की श्योरिटी ना हो कि ऐसा होगा, तो हम इसके लिए इन द इवन दैट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह नाउन क्लॉज की बात करते हैं। अब नाउन क्लॉज बड़े ही मज़े की क्लॉज है जिसमें आप नाउन क्लॉज
एज अ डिपेंडेंट क्लॉज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है दो सेंटेंसेस को, अब यहाँ पे एक सेंटेंसेस को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। व्हाट शी रॉट इज़ इंटरेस्टिंग, अब यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर हमने इस्तेमाल किया है इसको, ठीक है। अब नाउन क्लॉज की जो खसूसियत ये है कि समटाइम इसे आप एज अ सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो, समटाइम आप ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट जो कि स्टार्ट में सेंटेंस में आता है, जैसे व्हाट शी रॉट इज़ इंटरेस्टिंग, इज़ इंटरेस्टिंग एक सेपरेट है और व्हाट शी रॉट एज अ सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुई है। इसी तरीके से अगर हम नाउन क्लॉज को एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करें तो देखिए आई रेड व्हाट शी रॉट, तो आई रेड व्हाट शी रॉट मीन कि मैंने तभी पढ़ा जब उसने लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट शी रॉट जो है एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पर लिया, पहले वो सब्जेक्ट के तौर पर ले रहा था, अब वो ऑब्जेक्ट के तौर पर ले रहा है। फिर इसके अलावा जो नाउन क्लॉजेज हैं हमेशा याद रखें वो बिगनिंग ऑफ द क्वेश्चन के विद द बिगनिंग, नाउन क्लॉजेज बिगनिंग विद द क्वेश्चन वर्ड्स, ऐसे क्वेश्चन जैसे व्हाट है, वेयर, 5 W's अगर आप जेन में हो आपके, व्हाट, वेयर, व्हाट, हु और ये सारी वेयर, ये ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे आप क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं। व्हाट वी डू इन द क्लास व्हाट वी डू इन द क्लास इज ईजी, वेयर ही वर्क्स इन अ सीक्रेट, ठीक है। वेयर का इस्तेमाल कर रहा है, व्हाट का इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ पे मैरी नोज हु दे आर, हु का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। 5 W's को जहन में रख के तो आप इसको अंदाजा कर लें कि नाउन क्लोज आप अगर आइडेंटिफाई करना हो सेंटेंस में तो वेयर, व्हेन, हाउ जो है हु का इस्तेमाल करेगा, क्वेश्चन कर रहा होता है सेंटेंस के अंदर, तो ये नाउन क्लोज होती है। इसी तरीके से व्हाट हैपेंड का सेंटेंस इस्तेमाल, यहाँ पे जो व्हाट है वो बेसिकली एज अ नाउन क्लोज के तौर पर इस्तेमाल होती है बिगनिंग ऑफ वर्ड के तौर पर। अब नाउन क्लोज बिगनिंग विद, अब जो नाउन क्लोज है उसको फर्दर एक्सप्लेन करता है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हम और इफ़ का इस्तेमाल भी करते हैं और दैट का भी। जब नाउन क्लोज को इस्तेमाल करते हैं, नाउन क्लोज बना रहे होते हैं, तो हमेशा यहाँ पे उसने कुछ कंडीशंस बताई हैं कि अगर हम इफ़ लगाएं, आई वंडर इफ़ इट विल रेन टुमारो, इफ़ आई वंडर मैं हैरान हूँगा, कंडीशन इम्पोज करता है यहाँ पे और वो कहता है कि मैं तभी हैरान हूँगा जब कल बारिश हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आई वंडर इफ़ इट विल रेन टुमारो और नॉट, इफ़ और का और इफ़ का इस्तेमाल इसने किया, ठीक है, और इस तरीके से क्लॉज को डेवलप किया। इसी तरीके से आई वंडर वेदर और नॉट मैरी वेंट टू द वर्क यस्टरडे, यहाँ पे आई वंडर वेदर और नॉट मैरी वेंट टू द यस्टरडे, समटाइम वो और का इस्तेमाल कर रहा है, समटाइम वो इफ़ का इस्तेमाल कर रहा है, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, तो ये नाउन क्लोज की आइडेंटिफिकेशन है। वेदर ही इन्वाइट्स हर और नॉट इज इम्पॉर्टेंट, अब यहाँ पे और का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे दैट भी, एक तो वेदर का इस्तेमाल कर, जैसे लास्ट सेंटेंस था वेदर ही इन्वाइट्स हर और नॉट इज इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पे वेदर जो था वो नाउन क्लोज की आइडेंटिफिकेशन कर रहा है। हमने और का, इफ़ का और वेदर का किया। एक तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन भी ये है कि दैट का भी इस्तेमाल करता है वो समटाइम। दैट पोल्यूशन इफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ आवर लाइव्स इज ऑब्वियस, अब यहाँ पे उसने सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया। सब्जेक्ट का बता चुकी हूँ आपको, स्टार्ट में सेंटेंस के इस्तेमाल किया है और दैट भी इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरीके से ये जो लास्ट सेंटेंस है इसमें इट इज़ ऑब्वियस दैट पोल्यूशन इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ, अब यहाँ पे वो एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पर, सब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए। तो आपने नाउन अगर आपके पास मुख्तलिफ क्लॉजेज और आपने आइडेंटिफाई करना है तो आपको पता होना चाहिए और, इफ़, वेदर और दैट का जो इस्तेमाल है, कभी सब्जेक्ट के तौर पर दैट का जैसे कर रहा है, समटाइम ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, कभी इफ़ का कर रहा है, वेदर का और का, तो ये नाउन क्लॉज की निशानी है। इसी तरीके से रिलेटिव क्लॉज की बात करते हैं, अ काइंड ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज विद सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का होना ज़रूरी है, बट कांट स्टैंड अलोन एज ए सेंटेंस। आपको पता है डिपेंडेंट क्लॉज की जो है प्रॉपर्टी ही यही है कि वो अकेली स्टैंड अलोन नहीं होता सेंटेंस। तो यहाँ पे भी रिलेटिव क्लॉज जो होता है बेसिकली इट इज़ सम टाइम कॉल्ड एज एडजेक्टिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज को हम एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं। रीजनिंग क्या है, क्योंकि फंक्शन ऐसे करता है जैसे कि एडजेक्टिव के तौर पर। मतलब क्या है, इट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन। मजीद एक नाउन का एक सेंटेंस लिखे जिसमें नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन है, और रिलेटिव क्लॉज जो है इसके बारे में मजीद एक्सप्लेन करके नाउन की इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे दे ऑलवेज स्टार्ट विद द रिलेटिव प्रोनाउंस। यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं रिलेटिव क्लॉजेस की, जैसे हु, विच, हुज, हुम, दैट, ये सारे रिलेटिव क्लॉजेज हैं। अब यहाँ पे कैसे इस्तेमाल किया है, हैव यू सीन द मैन हु इज द न्यू मार्केटिंग डायरेक्टर।
अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन यूज फॉर द पीपल, आपको पता है, ठीक है। और इसी तरीके से एक और एग्जांपल है हुज, हैव यू सी द बॉयज हुज मदर वॉज ऑन द टीवी। यहाँ पे जो हुज इस्तेमाल हुआ है वो रिलेटिव क्लॉज के लिए, जो कि एक्सप्लेन कर रहा है हैव यू सी द बॉय हुज मदर वॉज ऑन द टीवी, उस बॉय के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है जिसकी मदर जो है टीवी पर थी। इसी तरीके से अगर एक और लास्ट एग्जांपल दैट को हम देखें, आई लाइक द ड्रेस दैट यू वोर टू द फंक्शन लास्ट वीक। अब वो एक्सप्लेन कर रहा है उस ड्रेस के बारे में जो कि लास्ट फंक्शन वीक के अंदर, जो फंक्शन हुआ था लास्ट वीक में, उसने पहना हुआ था। सो रिलेटिव क्लॉज जो होती है वो एज द एडजेक्टिव क्लॉज जिसको कहा जाता है नाउन की मजीद एक्सप्लेनेशन के काम आती है। अब यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज की फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक रिस्ट्रिक्टिव और दूसरी नॉन रिस्ट्रिक्टिव। अब रिस्ट्रिक्टिव जो होते हैं जिसको डिफाइनिंग क्लॉज भी कहते हैं, जो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होती है गिव्स द इंफॉर्मेशन दैट डिफाइन द नाउन, इंफॉर्मेशन दैट इज नेसेसरी फॉर कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन ऑफ। जब तक आप इंफॉर्मेशन नहीं देंगे सेंटेंस रिलेटिव क्लॉज के अंदर जो जिसको डिफाइनिंग क्लॉज कहते हैं, ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन समझ उस वक्त तक नहीं आएगी। इस सेंटेंस को अंडरस्टैंड करें, द गर्ल हुम यू सा यस्टरडे इज माई सिस्टर। अब द गर्ल हम नाउन है, हमें कुछ समझ नहीं है, होम उसके बाद एक्सप्लेन, होम का इस्तेमाल हुआ, रिलेटिव क्लॉज का इस्तेमाल हुआ, वो एक्सप्लेन कर रहा है कि जिससे तुम यस्टरडे मिले थे उस इज़ माई सिस्टर, जिस गर्ल से तुम मिले थे वो मेरी बहन थी। तो एक्सप्लेन किया उसने, होम लगा के उसे एक्सप्लेन किया, तो ये डिफाइन कर रहा है नाउन को, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो नेसेसरी होती है ताकि बेहतर तरीके से आप नाउन को आइडेंटिफाई कर लें। इसी तरह सीमैन इज समवन हु वर्क्स ऑन अ शिप, हमें जैसे फॉर एग्जांपल नहीं पता सीमैन कौन है, इज समवन, फिर आगे वैसे हु वर्क्स ऑन द, जो कि वर्क करता है एज अ सीमैन के, कहाँ पे, शिप के अंदर। ये डिफाइनिंग क्लॉज जिसको हम रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज कहते हैं, जो कि टाइप है जो हम पीछे पढ़ रहे थे रिलेटिव क्लॉज की, उसको हम फर्दर एक्सप्लेन कर रहे थे। अब जो रिलेटिव क्लॉज की जो सेकेंड टाइप है नाउन रिस्ट्रिक्टिव टाइप है, उसमें तो रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि आपने लाजमी डिफाइन करना है नाउन को, जहाँ पे ज़रूरी नहीं है। अगर आप उसको फर्दर ना भी एक्सप्लेन करें तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगर नाउन को। फॉर एग्जांपल मैरी हु इज़ माई गर्लफ्रेंड लाइक्स ईटिंग फास्ट फूड, ठीक है, द मैरी हु इज़ माई गर्लफ्रेंड लाइक्स ईटिंग फास्ट फूड, ठीक है। द फरारी विच इज़ इन फ्रंट ऑफ माई हाउस बिलोंग्स टू माई डैड, ये नाउन रिस्ट्रिक्टिव, ठीक है। अगर आप गिव्स क्या कर रहे हैं, गिव्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन समथिंग बट डू नॉट डिफाइन इट, इन्फॉर्मेशन तो आपको दे रहा है लेकिन डिफाइन नहीं कर रहा। अब जैसे मैरी उसके बारे में एक उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है कि मैरी वो है जो कि फास्ट फूड पसंद करती है। इस तरह फरारी जो खड़ी हुई थी मेरे घर के पास बिलोंग्स टू माई डैड, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो दे तो रहा है नाउन की, लेकिन वो नाउन रिस्ट्रिक्टिव है, ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो उसको आप कह सकते हैं एक उसकी इन्फॉर्मेशन तो नाउन की दे रहा है, ठीक है, लेकिन हमें जो है कंप्लीट आप कह सकते, जिस तरह रिस्ट्रिक्टिव डिफाइनिंग नाउन क्लॉज होती है जिसमें हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन के लिए ज़रूरत पड़ती है, इसमें ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये हमें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन तो दे रहा है, दोनों का पर्पस एक ही है, नाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन देना, लेकिन एक रिस्ट्रिक्टिव होती है जिसमें लाजमी देनी होती है और नॉन रिस्ट्रिक्टिव इसके बगैर भी गुजारा हो जाता है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्टिव और रिलेटिव क्लॉज दोनों के बारे में हम इंफॉर्मेशन कैसे उसको मज़ीद डिफाइन कैसे करेंगे। जैसे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इज डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कैन बी ड्रॉप्ड। अब देखो, द बॉय हु वी मेट यस्टरडे इज़ वेरी नाइस, द बॉय हु, लड़के के बारे में एक्सप्लेन, वी मेट यस्टरडे इज़ वेरी नाइस, तो अगर हम हु को हटाते हैं, द बॉय वी मेट यस्टरडे इज़ वेरी नाइस, तो हमें अंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो जो रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज है उसके अंदर से रिलेटिव क्लॉज को एक्सक्लूड कर दें, ठीक है, ड्रॉप कर दें, तो तब भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसकी रिलेटिव क्लॉज की प्रॉपर्टी ये है कि जब भी सेंटेंसेस आएँ, क्लॉजेज आएँ, तो आपने आइडेंटिफाई करना है रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज को। आप अगर हु को निकाल देते हैं तो उसके बगैर भी वो डिफाइन कर लेता है। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेज आर ऑफन यूज इन डेफिनेशन, और याद रखें जो डिफाइनिंग रिलेटिव जो जिसमें हम नाउन के बारे में जो रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज होती है, आप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब किसी चीज़ को डिफाइन करना हो, डेफिनेशन इसके बारे में देनी हो। जैसे लम्बरजैक इज़ अ पर्सन हु कट्स द वुड, ठीक है,
उसके बारे में उसे डिफाइन कर रहा है, उस बंदे की प्रॉपर्टी को, उसकी इन्फॉर्मेशन को, नाउन को। लेकिन नाउन रिस्ट्रिक्टेड के साथ कंपैरेटिवली डिफरेंट है, इन्फॉर्मेशन तो दे रहा है। नाउन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज हु एंड विच मे नॉट बी रिप्लेस विद दैट, लेकिन जो है जो हु और विच आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। फिर अब शॉर्ट टर्म रिलेटिव क्लॉजेस के बारे में हम कि रिलेटिव क्लॉजेस का हमें जिसमें इस्तेमाल होता है हु विच दैट एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन। अब वो कहता है हम समटाइम ये करते हैं, एक लंबा सा सेंटेंस होता है उसको शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, उसके साथ पार्टिसिपल का इस्तेमाल कर लेते हैं। उससे ये होता है हम उसको रिलेटिव क्लॉज को के अंदर से जो हुआ है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, विच को एक्सक्लूड कर देते हैं और वो शॉर्टेस्ट सेंटेंस बन जाता है। जैसे आई टोल्ड यू अबाउट द वुमेन हु लिव्स नेक्स्ट डोर, आई टोल्ड यू अबाउट द वुमेन लिविंग नेक्स्ट डोर। हमने इस सेंटेंस को शॉर्ट कर दिया, लिव्स हु को निकालते हो नेक्स्ट डोर में इसमें वर्ड को कम करके। इसी तरीके डू यू सी द कैट विच इज लाइंग ऑन द रूफ, इसी तरीके से विच को हमने एक्सक्लूड किया और इसको भी, और हमने डायरेक्ट कैच के बाद जो सेंटेंस उसमें लाइंग ऑन द पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके हमने रूफ को ले आए। तो इस तरह सेंटेंस शॉर्टन हो गया। तो कहता है कि रिलेटिव क्लॉज विच ऐसी क्लॉज होती है जिसमें हु विच और दैट इज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन कैन बी रिप्लेस विद पार्टिसिपल। वो सब्जेक्ट प्रोनाउन जो है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है किसके साथ, पार्टिसिपल के साथ। जो आप दो सेंटेंसेस जोड़ रहे हैं उसका सेकंड वाला जो सेंटेंस है उसका जो स्टार्ट होता है उसको रिप्लेस कर देते हो हु को और विच को, ठीक है। और उसके बाद चेंज करने के बाद सेंटेंस को शॉर्टर भी कर देते हो और फिर भी सेंटेंस आपका अंडरस्टैंड हो जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स थी इसकी, ठीक है। जैसे शी रोट द पर्सन होम शी हैड मेट लास्ट मंथ, ये मिक्स्ड एग्जाम्पल्स हैं, शॉर्टन के भी और रिस्ट्रिक्टिव नॉन रिस्ट्रिक्टिव इन सब की एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और पार्टिसिपल क्लॉजेस के बारे में ये बताना चाहूँगी, पार्टिसिपल क्लॉजेस कैन बी फॉर्म्ड, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है, ठीक है, और इसी तरीके से परफेक्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है। तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे कि पीछे हमने सेंटेंस में पार्टिसिपल में क्या किया था, आईएनजी का इस्तेमाल कर लिया था। इसी तरीके से यहाँ पे भी जैसे पीटर वॉज शाउटिंग, आईएनजी लगा के शाउट के साथ शाउटिंग लगा के हमने इसको पार्टिसिपल क्लॉज में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह सेकंड में शाउटेड का इस्तेमाल कर दिया, शाउटेड एट लाउडली। और इसी तरह समवन वाज शाउटिंग एट द पीटर। और इसी तरह आप परफेक्ट में अगर पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल का बताया है, पास्ट पार्टिसिपल, इसी तरह परफेक्ट पार्टिसिपल में ये करते हैं हैविंग का इस्तेमाल कर लेते हैं और उसके बाद आप क्या करते हो, पास्ट एंड पार्टिसिपल का इस्तेमाल कर लेते हो। जैसे हैविंग बीन told the bad news, Susan sat down and cried. तो ये these are the few examples of clauses. I hope you understand my lecture. In case of any query, you can write your message in the inbox. Thank you very much.